तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज बीजेपी हेडक्वार्टर 11 अशोका रोड दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आ गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अभी उत्तर प्रदेश में भारी जीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 11 अशोका रोड बीजेपी के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तो क्या वहां पर समा बंधा था, ये आपने देखा। उन्होंने जीत के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को, हर एक बीजेपी कार्यकर्ता को बधाई दी, लेकिन एक नसीहत भी दी कि फलों से लदा वृक्ष झुका हुआ होता है। पीएम ने यह भी कहा कि देश बड़ा है, चुनावी नतीजे नहीं है, चुनाव का नतीजा जो भी हो हम देश के लिए सोचेंगे, देश के लिए करेंगे। और चुनाव में किसने किसको हराया यह मायने नहीं रखता, लेकिन चुनाव के बाद मिले नतीजों से लोगों के भरोसे पर उतरना मायने रखता है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसके बाद हमारे साथ जो पैनल है उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। इस चुनाव में कौन जीता कौन हारा, हमने किसको परास्त किया, किसको क्या किया, मैं इस दायरे में सोचने वालों में से नहीं हूं। चुनाव विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता जनार्दन का एक पवित्र आदेश होता है, आदेश। और मैं आदेश पर बल देता हूं और हमें उस आदेश को पूर्ण करने के लिए ईश्वर ने हमें जितनी क्षमता दी है उसका पूरा उपयोग करते हुए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में अपने आप को करके दिखाने की दिशा में सफल पाएं। तो पीएम ने कहा कि चुनाव में अगर बड़ी जीत मिलती है तो यह पॉलिटिकल पंडितों को सोचने पर मजबूर भी करती है। और जब कभी कभार विजय होने के अनेक कारण होते हैं, लेकिन अकल्पनीय भारी मतदान के बाद अकल्पनीय भारी विजय होता है, वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का इशारा इस तरफ कि सबने अपनी अपनी कैलकुलेशन की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने सबकी कैलकुलेशन खत्म कर दी और बता दिया कि जनता से बड़ा गणितज्ञ कोई होता नहीं है दरअसल चुनाव में। मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा है कांग्रेस से, राजीव जेटली है बीजेपी से, शंभुनाथ शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार और राकेश कपूर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, और ऋतु सिंह है मेरे साथ बीएसपी से। तो एक छोटा सा रिएक्शन सबसे पहले राजीव जेटली आपसे। तो राजीव जेटली, प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं आप जैसे कार्यकर्ताओं को एक नसीहत दी है कि जीत बड़ी है, लेकिन इस जीत का गुमान ना करके लोगों के लिए काम करिए। देखिए गौरव जी, ये बात जो बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, ये औथ लेने के बाद जब पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि हमारे साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस देश को राजकोषीय घाटे से उबारना है, इस देश के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, पानी की कमी थी इस देश के अंदर, ये देश की ब्रांड वैल्यू घट चुकी थी, इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे पीएसयू थे जो घाटे में चल रहे थे, इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे फार्मर थे जिनकी सुसाइड की वजह केवल ये रहती थी क्योंकि उनको सरकारी मुआवजे नहीं मिलते थे। तो 1-2 सालों के अंदर जब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, इन 2 सालों में आप देखिए कि अनलिमिटेड आज यूरिया मिलता है, फसल बीमा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए, और देखिए राजकोषीय घाटे से भी हमारे देश को बाहर उबारा, हमारे देश के अंदर जो हमारी ब्रांड वैल्यू थी उसके अंदर इजाफा किया। सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं राजीव जेटली, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं ठीक है लेकिन ये सब करिए, आप लोगों की दिक्कतें दूर करिए, गरीबी दूर करिए, लेकिन आप कांग्रेस को इस देश से दूर करने पर क्यों तुले हुए सोशल मीडिया पे लोग? आलोक शर्मा इस बात का जवाब देता हूं। मैं आलोक शर्मा से एक रिएक्शन ले लूं फिर आता हूं आपके पास। आलोक शर्मा, ये क्या हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कांग्रेस के लिए अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ी मुसीबत है? माने इस बात को?
देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी के लिए भी मुसीबत नहीं हो सकते, मेरा ऐसा मानना है। राजनीति में चुनौतियां रहती हैं, प्रतिद्वंद्विता रहती है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जहां तक बात आपने कांग्रेस मुक्त भारत मैं भी की उसी कही सेंस है, में ही बोल रहा हूं। अभी गोवा में क्या हो रहा है देख लीजिए आप। अभी पंजाब, कोई बात नहीं, पंजाब में अभी उनसे हमने सरकार को अपने हाथ में लिया है। मणिपुर को हम रिटेन करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी पार्टी को हटाकर कोई कुछ इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है, वो चुनावी जुमला हो सकता है। लेकिन अभी किसानों की बात भी आई, नौजवानों की बात मोदी जी ने अभी बीजेपी के हेडक्वार्टर से की। अरे भाई, आपके स्वयं लेबर ब्यूरो के आंकड़े कह रहे हैं कि मात्र 1.5 लाख के करीब आपने रोजगार दिए हैं। हमारे एफडीआई अब मैं करेक्ट कर देता हूं आपको इस बात को लेकर के। देखिए, आप आंकड़े उठाते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, वापस आ जाता हूं मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, केवल एफडीआई से 2 लाख रोजगार सृजन हुए इस देश के। आप बोल लीजिए, मैं किसानों की बात आप बात करें तो एक कम से कम मोदी की बात करें तो अच्छा लगेगा। सर आज तो होली है, अच्छी स्पीड में बात करते हैं, बुरा ना मानो, होली है, उस स्पीड में बात करते हैं। आलोक शर्मा कंप्लीट कीजिए जल्दी। नहीं, आप, मैं बोलना शुरू करता हूं, बीच में कूद पड़ते हैं। नहीं, मैं केवल इसलिए जब आंकड़ा कोई गलत होता है तो करेक्ट करने के लिए बीच में आना पड़ता है। लेकिन एनीवे आप बोलिए, कोई आप बोलिए, आपका अधिकार है बोलना। आप बोल लीजिए। नहीं, मैंने जो आंकड़े दिए, जो फैक्ट्स दिए, वो तथ्यों के आधार पर दीजिए, लेकिन आप बोलिए। हाँ, मैं केवल इतना ही बोलना चाहता हूं, कम से कम जो आप आंकड़े दे रहे हैं एफडीआई के हिसाब से भी 2 लाख रोजगार सृजन हुआ। मैंने किसानों की बात करी, नियम कोटेड रोजगार की बात करी, हमने मुआवजा बढ़ाने की बात करी, हमने सड़कें बनाने की बात करी, हमने राजकोषीय घाटिया से उठाने की बात करी, हमने अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की बात करी। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चुनौतियां थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें कोई हार जीत से लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखिए चर्चा के बीच में भी बात बार-बार। आलोक शर्मा, मैं एक सवाल दूसरा इसी जुड़ाव लेकर आता हूं। आलोक शर्मा, आपने बहुत सारी चीजें भी गिनाई, कुछ फैक्ट्स रखे, लेकिन आलोक शर्मा वो फैक्ट्स उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के चुनावों में काम क्यों नहीं किए? आपके फैक्ट्स को आधार माने तो क्विक रिएक्शन। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं गौरव जी, जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी स्टेट में, राज्यों की जो सरकारें थी, उनके खिलाफ वोट पड़ा है। चाहे आप देखिए गोवा हो, गोवा में मुख्यमंत्री हार रहे हैं। सर, तो उत्तर प्रदेश में आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही तो चुनाव लड़ा है। देखिए यूपी के अंदर, अरे सर, मैं वहां पर भी आ रहा हूं, वहां पर भी कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी थी, उसके प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी का ही सबको रास्ता देखना पड़ा है। आप देखिए कहीं पर और देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, जो लोग 10 साल से सत्ता में थे, दहाई का आंकड़ा छूने में उनको दिक्कत हो रही। पंजाब में आपका वोट मेजर उनकी सीट थी, वो हार गए हैं। उसके बावजूद देखिए, लोकतंत्र में एक ट्रांजिशन फेज है, इनको बहुत हल्के में मत मापिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक आदमी की ब्रांडिंग चल रही है। अगर एक आदमी की ब्रांडिंग चल रही है तो गोवा में सरकार रिटेन होनी चाहिए। मोदी जी का अगर जलवा इतना चल रहा है पिछले 3 साल में, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, एक भी राज्य में जहां पर बीजेपी की 5 साल से सरकार आई हो, रिपीट हुई हो, तो एक राज्य का नाम बताइए। अभी तक वो राज्य जीते गए भाजपा के द्वारा जहां पर दूसरों की सरकार 10 और 15 साल से थी। आप मुझे एक राज्य बताइए जहां पर रिपीट हुई। आप मुझे आलोक जी एक राज्य ऐसे बताइए जहां पर आपका वोट परसेंटेज बढ़ा हो। पंजाब की बात करते हैं, आपके नंबर ऑफ सीट जरूर बढ़ी होंगी, लेकिन लोगों की लोकप्रियता आपकी घटी है, आपका वोट परसेंटेज कम हुआ है वहां पर भी। आप उत्तर प्रदेश के हिसाब देख लीजिए, आपका जो अपना राहुल गांधी जी का गढ़ है, वहां से आपका सुपड़ा साफ कर दिया गया। आप पूरे देश के अंदर जहां पर भी आए हैं, वहां पे आप लोकप्रिय नहीं रहे हैं, आपकी लोकप्रियता घटी है। बात यहां पर यह हो रही है कि हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के आप 3 साल की बात करते हैं। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, पंजाब चलिए 3 पार्टियां लड़ रही थी, लेकिन बाकी राज्यों में तो वही परंपरागत पार्टियां लड़ रही थी ना सर। लेकिन मैं दूसरे सवाल के पर आता हूं। शंभुनाथ शुक्ला, बात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से निकल कर बताइए कहां पर। एक मिनट सर, एक मिनट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जो ये मैसेज जाता है, क्या मणिपुर में देखिए, उत्तर आज जो 21 विधायक जीते हैं उसमें से 12 कांग्रेस से गए हुए हैं। लेकिन मणिपुर में भी आपका वोट परसेंटेज कम है और बीजेपी का ज्यादा है। गोवा में आपके पास सीटें ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज कम है। लेकिन छोड़िए उस बात को हम नहीं कर रहे। दोनों में गौरव जी, हाँ सर, गौरव जी, जब रिजल्ट का एनालिसिस करें तो आदर्श की संख्या देखिए। हाँ, एक में रिजल्ट आदर्श की संख्या 10 है, एक 40 की विधानसभा में, एक में 11 है 60 की विधानसभा में। तो आदर्श जब ज्यादा होते हैं तो स्वाभाविक है वोट परसेंटेज कम होती है। ठीक है सर, मान लिया। उत्तर प्रदेश में जीतने की जो बहुत एक बड़ी वजह यह भी है कि भाजपा की जो रणनीति रही वो भारी पड़ गई। ऐसा नहीं, सिर्फ विकास, सुरक्षा, ये सब बातें होती रही। प्रचार में हम भले देखते हो परिवर्तन करेंगे, विकास करेंगे, ये सब चीजें तो
देखा जाए तो हर सरकारों ने भी थोड़ा बहुत किया है। हमें मायावती का ताज एक्सप्रेस रोड नहीं भूलना चाहिए। उसी तरह हमें जब हम महसूस करते हैं कि नोएडा और उसमें लखनऊ में बहुत सारी सड़कें इस सरकार ने बनवाई, ऐसा नहीं है। लेकिन जो असली चीज है कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई, जिस तरह से गैर यादव ओबीसी को इकट्ठा एकजुट किया है, क्या किसी ने सोचा था कि कुर्मियों की अपना दल पार्टी को अलग करके किस तरह अपने साथ जोड़ेंगे, या बिंद और राजभर लोगों की पार्टी को अपने साथ जोड़ देंगे, या पासी लोगों की, यानी जो गैर जाटो दलित था उसको जोड़ा है। आपकी बात पे भी राजीव जेटली आपत्ति जता देंगे कि जाति के नहीं, देखिए अब राजीव जेटली वो भाजपा प्रवक्ता, उनकी बात अलग है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए राजीव जी, फिर आप कुछ भी कहिए। लेकिन फैक्ट यही कि उन्होंने ध्रुवीकरण पे लड़ा गया, आप आपत्ति जताइए। बता रहे हैं कि आपने भी तो जातियों का वो करा। हाँ, तो वही फिर भाजपा ये क्यों कहती है कि मैं सबका विकास मैं तो कहा कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी सरकार है। लेकिन एक मिनट जातियों की गणना करके सत्ता में आए हैं और दूसरों पे आप इल्जाम लगाते हैं। मैं बात पूरी कर लूं तो बीजेपी ने उन जातियों को बड़े टैक्टफुली जोड़ा है। मायावती जी के साथ दिक्कत ये थी कि उन्होंने जोड़ा तो, लेकिन वो अपने उनको ही लगा कि दलित वोट तो हमारा है, कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने कहा मैंने 98 मुस्लिम्स को वोट दे दिया। अच्छा, यही मुस्लिम राजनीति बीजेपी ने। सर, लेकिन अगर जातिगत राजनीति काम करती तो रिजर्व सीट में यूपी में आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं, 67 सीटें हैं आरक्षित एससी के लिए, जिसमें से 2 सीटें केवल मायावती की पार्टी को आई हैं। तब तो उनको पार्टी उनको आ जानी चाहिए। 85 सीटें हैं, उसमें 2 उनको गई हैं और 83 इनके पास आ गई है। एक बड़ा मेजर सेक्शन जो है इसका, वही मैंने कहा कि गैर जाटो गलत दिशा में आप ले जा रहे हो। उसमें उन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ा है, जिसमें बिंद, राजभर, पासी, 3 जो बड़ी ताकतवर जातियां खटिक, इनको अपने साथ जोड़ा है। राकेश कपूर ये सामने आप लोग ही बताते हैं, और ये फिर क्या कहते हैं, अगर हमें क्यों कहते हैं आपकी हम जातियों की बात करना है। पहली बात तो मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूं। ऑलरेडी आए हुए हैं, नहीं वही मतलब अरे यूपी में मतलब उनको बहुमत मिला है। लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि मोदी जी जिस तरह 2014 में जो वादे किए थे नहीं निभाए, अब लेकिन कम से कम यूपी की भोली वाली जनता से जो वादे करें उन्हें निभाएं, और अपने विधायकों से भी ये कहें, क्योंकि जब सत्ता में आने से पहले तो मोदी जी बहुत सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन जब सत्ता उन्हें मिल जाती है तब वो उन वादों को भूल जाते हैं। तो कम से कम अब देश, ऐसा है राकेश कपूर? बिल्कुल राकेश कपूर, आप बताइए। पूरा बोलने दे तो मैं बोलूं। गांव गोद लिए, सांसद थे, उसी जगह की बात करें, छोटी सी जगह की, वहां पर भी विकास नहीं हुआ है। बीजेपी फिर भी बनारस और आज बहुत सारी चीजें जब मेरे को अपनी बात पूरी, अब लोगों ने जो लगाया है कि ईवीएम में कि थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है अगर चुनाव आयोग से, तो मोदी जी देश के सच्चे प्रधानमंत्री, तो मोदी जी इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और इसकी तो जांच। आपको ये उनकी बातों में नहीं लगा? एक मिनट राकेश, आज जो उन्होंने बातें कही, आज उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में जो बातें कही उनसे नहीं लगा? वो कह रहे हैं कि हम वो हैं जो फलों से ज्यादा वृक्ष है, जो झुका हुआ होता है। ये मोदी जी ने 2014 में भी कहा था, लेकिन वो कहाँ खरे उतरे? तो आज उन्हें आज समय मिला है, उन्हें उतरना चाहिए अपनी जनता पे। जनता क्यों वोट दे रही है उनको? जनता, आप बताइए, मैं जनता का अपमान नहीं कर रही हूँ। देखिए, जिस विधानसभा क्षेत्र से इनकी मुखिया आती है वो सारी सीटें हारते चले गए, जनता का अपमान कर रहे हैं लोग। चलिए मैं एक न्यूट्रल कमेंट लेता हूँ। एक मिनट मैम ऋतु सिंह एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए, मैं न्यूट्रल कमेंट लेता हूँ। प्रधानमंत्री से वो कह रहे हैं राकेश कपूर की बात सुनते हैं। ऋतु जी, राकेश कपूर की बहस ये गलत दिशा में चली गई। अभी जो शंभुनाथ शुक्ल जो जातियों उपजातियों का गणित समझा रहे थे, मेरी समझ से बाहर बात है कि हम ये भाजपा का धीरे-धीरे चेहरा सामने आ रहा है। जो अपने बहस के स्तर को यहाँ पर ले आए, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। और ये ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के चुनावों की भाजपा की विजय से निकला है, जो सबसे बड़ा संदेश नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बाद उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय होने से निकला, वो ये निकला है कि उत्तर प्रदेश के गरीब जातियों ने, गरीब लोगों ने, जाति भी मैं नहीं कहूँगा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ स्वयं को आइडेंटिफाई किया है। ये बहुत अरसे बाद एक ऐसा चुनाव हुआ है जो आर्थिक मुद्दों पर लड़ा गया है। विकास का मुद्दा कोई सतही मुद्दा नहीं है कि विकास की बात पासिंग रिमार्क हो जाता है। आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे थे अभी जातियों के, उन्होंने गणना की, लेट मी कंप्लीट। क्या है असलियत क्या है? एक आप बीच में ना भाजपा का
असली चेहरा जानना चाहती हूँ भाई गौरव जी, कि आप- दोनों में से आप आप- सारे अपने नेशनल चैनल पे बैठ मैं के कोई भाजपा का आदमी नहीं, हूँ भाजपा क्या? का हूँ या आप नहीं मुझे हूँ। क्या कह रहे लेकिन हैं? एक आदमी कह रहा है, दूसरा आदमी गलत कह रहा है। पर्सनल डिबेट में क्यों जा रहे हैं ऋतु जी? नहीं तो इसका मतलब मुझे भाजपा का असली चेहरा लोगों को बताना होगा ऋतु जी, आप सुनती नहीं हैं। ऋतु जी, आप सुनती नहीं हैं। ये लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, टाइम ये कम क्या है। चाहते हैं? ऋतु जी, ये टाइम कम सच की है। राजनीति जीते ऋतु हैं जी, या टाइम झूठ की कम है, आप राजनीति सुन नहीं रही हैं, सुन अरे नहीं रही, भाई, आप सुन मेरी लीजिए। बात आपने तो बहुत सुनो। बोलिए, आप मुझे प्लीज टाइम दीजिए इस डिबेट को कंडक्ट करने का। राकेश कपूर 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं फिर आता हूं सिर्फ आलोक ये शर्मा कहना आपके पास। चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों के मुद्दे उठा करके ये सिद्ध कर दिया कि वो अरसे बाद गरीबों की राजनीति इस मुल्क में करना चाहते हैं कि कह दो कोई ताज़ो से त्वत के परिस्तारों से मैंने गुल से नहीं खारों से मोहब्बत की है और झुक के टूट जाती है कमर जिन रस्तों पे उन्हीं राहों से मैंने इंकलाब की आदत की है। ये है नरेंद्र मोदी का देश की फलसफा। जनता को ये भी अब समझा दो आपके कि कमेंट की 15-15 लाख जरूरत रुपए नहीं है। तुम्हारे अकाउंट में अरे आने मैम, वाले देश की हैं। जनता को समझा नहीं दिया होता समझा तो दो देश की कि जनता ने मैंने झूठा वादा नहीं किया इतना तो बड़ा मैं मैंडेट पक्का कैसे लाऊंगा। दिया होता है? विदेश से भी धन लाके आपके आप खातों में चुनावी मोड में डालूंगा। अभी भी हैं क्या? आप अभी चुनावी मोड में हैं? कुछ चुनावी मोड थोड़ी, accept आपको नहीं कर पा जनता को रही। बताना है। आप अभी तक जनता accept को नहीं कर बताना पाई है कि क्या? देश के प्रधानमंत्री को अरे ये आपने जनता ने चुना वोट दिया है, ये जनता ने वोट दिया है, ये जनता ने वोट दिया है। सामने आने वाली हैं। 325 सीटें उस हम तभी तो कह रहे राज्य हैं। ने दी हैं जिस हम तो राज्य हम में भी कभी इंतजार आप कर रहे हैं, कभी आप 15 4 बार बैठिए। मुख्यमंत्री रही आपके नेता, उस राज्य ने दी हैं। आलोक शर्मा, ये 15 लाख, ये नोटबंदी, ये सारे मुद्दे जो आप उठा रहे थे, जनता ने तो उसके खिलाफ वोट कर दिया। जनता ने बता दिया कि वो पीएम मोदी के उस हर फैसले के साथ हैं जो उनके लिए किया गया। क्या नहीं लगता इस मैंडेट से? नहीं, अगर नोटबंदी पर मैंडेट मिला है तो गोवा में क्यों नहीं मिला? नोटबंदी पर अगर मैंडेट मिला है तो पंजाब में क्यों नहीं मिला? उत्तर प्रदेश में ही क्यों मिला? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक लोगों ने वोट डालने का वो किया है। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी ने कभी नोटबंदी के नाम पर वोट मांगा? क्या बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने कहा कि हमने नोटबंदी की है इसलिए हमें वोट दे दीजिए? जवाब क्या दीजिए राजू जेटली। नोटबंदी के बाद एक आंकड़ा सामने आया आरबीआई का? भाई साहब, जबरदस्ती आप जवाब दीजिए राजू जेटली से, जवाब दीजिए। डिमोनेटाइजेशन में हम तो यही कह रहे हैं कि चुनाव समाप्त हो डिमोनेटाइजेशन गया। के बाद आप जितने भी भाईचारे की राजनीतिक बात दल थे कीजिए। उन्होंने एक संगठन आप बनाया, विकास की बात कर संगठन लीजिए, आप बनाकर कर लीजिए। लाइन में आलोक लगे शर्मा, हुए सवाल सुन किसानों लीजिए। का आलोक शर्मा, जवाब सुन हम लीजिए। कब मना कर रहे हैं आप? आलोक शर्मा, मैं जवाब वही बोल रहा हूं, डिमोनेटाइजेशन के बाद राहुल गांधी जी से लेकर बाकी सभी राजनीतिक दलों ने एक संगठन बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की लाइनों में जाकर, लेकिन जब इन्हें जवाब नहीं मिला, वहां से उनका समर्थन नहीं मिला, तो अपने घर आकर बैठ गए। दूसरी बात, जब डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, दूसरी बार इन्होंने जीडीपी के ऊपर गुमराह करने की कोशिश की। जीडीपी में भी इनको कहीं ना कहीं धाराशाही होते हुए नजर आए, वहां पर भी 7% के करीब हम जाकर टच कर गए। तीसरी बार जब जनता ने इनसे पूछा कि भाई जो लोग पैसा, काला अरे पैसा वो तो रखकर आप बैठे नौ हैं, क्यों नहीं अगर अरे पैसा आपके निकल वो रहा मनोज, है, क्या कहते हैं, तो उस मनोज निकलने तिवारी वाले भी लोगों पैसे की से आपको क्या हंसी उड़ा रहे तकलीफ हो थे रही कि है? मैं बैंक और में चौथी गया, एक- मैंने आपके बोला आपके कौन हाथ सा चौथी गुमराह बात, करना चाहिए। चौथी बात, मतलब आपके एक-एक नेता करके, बोल रहे थे, एक-एक आपने करके, बोल रहा था। करके, आपके नेता बोल रहे थे। देखिए एक मिनट, One by one, मतलब लोगों की हंसी उड़ा दो, लोगों का बेवकूफ शोर बनाने शोर से मचाएंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आप देखिए, आपको जनता ने आज जवाब दिया, एक दिन तो सब्र करिए आप। इतनी बुरी जनता तरह ने से आपको जवाब लपेट आपको भी दिया, दिया था, अब थोड़ी 15 साल बाद थोड़ी आए देर आप सब्र यूपी तो में। करिए आप। इतना बकराहट अच्छी नहीं है। देखिए, लोकसभा से आपको बाहर किया, विधानसभा अरे से भी जीरो आप कर भी दिया, बाहर छोड़िए उन थे। बातों को। कांग्रेस मैं केवल राज इतना करेगी, कह रहा हूं, आप सब्र बैठे कीजिए, रहते सामने के सब्र सामने। कीजिए, थोड़ा सा सबको चांस मिलता है, इसलिए बौखलाहट आप अच्छी थोड़ा नहीं सा है। आपका गृह आप भी क्षेत्र होता है, शांत आपके हैं, गृह थोड़ा क्षेत्र सी। में अपने अस्तित्व नहीं बचा पाए आप, छोड़िए अरे नोएडा में आप नहीं बचा बताइए, पाए, 15 साल अब बाद नोएडा में सीआर दादरी में की। नहीं बचा पाए, आप तो अरे वहीं से आते 15 छोड़िए इन साल बातों को। बाद। मुद्दा अब यहाँ पर फिर ये भी हो रहा था, ठीक है, मुद्दा अब यहाँ ठीक पर है, ये था थोड़ा- कि डिमोनेटाइजेशन, समय कम है, इस देश समय की को अच्छे से जनता, यूज इस कर लेते देश हैं, की थोड़ा अच्छी बात इस कर देश लेते की जनता ने फील पॉजिटिव किया है। नोट पे बात करते हैं, इस देश की छोड़िए जनता नेगेटिव ने- नोट को। इस देश की जनता ने फील किया है, और क्या फील किया है ये मेरे मित्र आलोक जी भी जानते हैं। इस देश की जनता ने फील किया कि एक तो सड़क जो भी किसी 10%, 20% के जो भी हिसाब किताब पे बनी थी, उस सड़क को लेकर के हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया उसके ऊपर। जितने की सड़क नहीं थी उससे ज्यादा पैसा उसके प्रचार पे खर्च कर दिया गया। सही दूसरी कह रहे हो तरफ- आपने, एक सेकंड, 11 दूसरी तरफ रुपए इन्होंने मीडिया पे खर्च किया मोदी जी ने। ऋतु सिंह, 2014 से 2016 अगस्त तक, और उसके बाद चुनाव खत्म हो चुके हैं मैडम, चुनाव खत्म हो गया है और चुनाव खत्म हो चुके हैं, हो गया है, अब लगाने का कम से कोई कम फायदा नहीं। इतना तो गट रखिए कि जनता का मैंडेट एक्सेप्ट करें। ऋतु सिंह, मैं आपकी ऑडियो म्यूट करवा दूंगा। किलोमीटर की सड़कें ऋतु सिंह, मैं बनती आपकी ऑडियो म्यूट करवा इसके दूंगा। बारे में अभी ऋतु तक सिंह, हमने सुनिए, चर्चा ऋतु की। सिंह, मैं आपकी ऑडियो म्यूट करवा दूंगा। मानिए आप हर आदमी यही करता है, जब भी कोई बोलता है तो बंद करा दीजिए। अरे मैम, तो दूसरों को बोलने दीजिए। चुनाव खत्म हो चुका है, नारे खत्म हो चुके हैं। चुनाव की बात वन नहीं बाय है, वन बोलिए ना, सच्चाई है। ऋतु जी। नहीं मानते आप? अब ऋतु केवल जी, वन बाय वन बोलिए ना, वन बाय वन। आप क्यों शोर मचा रहे हैं इतना? मैं ऋतु कह जी, रहा हूं। ऋतु जी, चुनाव खत्म हो गया है, सबको नारों
बोलने का वक्त मौका नहीं है। दीजिए। दारू का वक्त नहीं है, ये सच्चाई का वक्त है दुनिया को दिखाने का one कि by इतना one। जितना लोगों पे पैसा खर्च कर देते हैं, अरे आप जितनी सुनिए आपने यार। ऐड पे पैसा खर्च किया है। चलिए ठीक है, आपका एक इसी मिनट, रवैये अभी तो ने सिर्फ आपको आपकी आवाज पता नहीं नहीं जाएगी। कहाँ तक समेट दिया है। ऐसा मत बताइए। राजू जेटली जल्दी से अपनी बात कंप्लीट मैं कीजिए। केवल बस इतना समय बोलना बिल्कुल नहीं। चाहता हूं कि एक सड़क बनाई थी, उससे ज्यादा पैसा खर्च किया गया। दूसरी तरफ लगभग 18 से 21 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। हम सिर्फ डिबेट के ऊपर थोड़ी सी बात कर जाते हैं उसके ऊपर आकर। नहीं देखिए मुझे ये बताइए, छोड़िए आपने क्या किया क्या नहीं किया, यूपी की जनता ने बता दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, आगे क्या होगा ये बताइए। उत्तर प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक, इस देश के आखिरी व्यक्ति तक, जहां पर हमें मैंडेट मिला या नहीं मिला, जहां वोट परसेंटेज कांग्रेस का कम हुआ या हमारा बढ़ा, हर व्यक्ति ठीक तक है। उस सारी सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा जिन सुविधाओं से देश में जनता को वंचित रखा गया था। जातीयगत राजनीति या विकास की राजनीति, क्या ये मैंडेट विकास की राजनीति और जो वादे किए गए बड़े बड़े प्रधानमंत्री की तरफ से या उनका काम जो कुछ था, क्या उस पर मुहर है और क्या वाकई अब ये वक्त आ गया है कि पार्टियों को डिलीवर करना होगा? अभी उत्तर प्रदेश जिस मोड पे खड़ा है वहां की जनता भी, जाति बहुत अहम फैक्टर है, उसको नकार नहीं सकते हैं कि जाति खत्म कर दें। विकास जरूरी है और विकास तो करना पड़ेगा, कोई भी सरकार आए विकास करे, जरूरी है विकास करे, लेकिन विकास के संदर्भ में अगर इनकी स्मार्ट सिटी परियोजना सफल होती है तब तो कुछ माने। अगर यूपी से यूं ही पलायन चलता रहा, आपके चैनल में ही लोग बता रहे थे जब बाहर चुनाव के दौरान कि हमारे लिए सड़क, क्योंकि हमें यहाँ कोई रोजगार नहीं मिलता, 1 करोड़ बेरोजगार हैं, तो अगर बेरोजगारों को आप रोजगार नहीं दे पाते, वहां उद्योग नहीं लगाते, उद्योग तब लगेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप किया जाए। वहां बिजली नहीं है, वहां तमाम तरह के संकट है, वहां सड़कें गांव-गांव तक जोड़ती नहीं, हाईवेज को छोड़ दिए तो कहां है सड़कें? बहुत सारी विकास के नाम पर तो यूपी में अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे की जगह बुलेट ट्रेन को दिया गया मैंडेट है। उन्होंने जो एक्सप्रेस वे बनाया वो कहां से बनाया, उसका कोई फायदा विशेष नहीं मिलना, कोई इंडस्ट्रियल टाउन उससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिर्फ राजधानी, यानी ताकि उनको सफाई आने में सुविधा हो जाए। लेकिन हमें विकास ऐसा चाहिए जो स्टेट के, उत्तर प्रदेश के कवाल टाउन पहले जो कहलाते थे, जो इंडस्ट्रियल टाउन थे, जो कमर्शियल टाउन, उनको डेवलप किया जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीज देखिए आज प्रधानमंत्री के भाषण में 5 मिनट में बात कर, खत्म हो चुका है। 5 मिनट तो बहुत बता दिया। 5 सेकंड है आपके पास। 5 मिनट में 5 सेकंड में सॉरी, जमशेदपुर के बहुत सीनियर एसेट काम करने वाला, जो जमशेदपुर में काम करते हैं, जो दलित समाज से आते थे, मैंने एक डायरेक्टर की उनकी स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि जब तक इंडस्ट्री नहीं होगी जातिवाद हावी रहेगा। आज जो इन्होंने बात कही, उन्होंने भी वही बात करी, जब आप विकास से वंचित रहेंगे तो कुछ करें। आलोक शर्मा 10 सेकंड, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। आप कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्रीज लेके जाएंगे वहां पे। आलोक शर्मा 10 सेकंड। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश और बिहार, हिंदुस्तान की लगभग 35 से 40% आबादी इन 2 राज्यों में रहती है। एक इंडस्ट्रियल टाउन केंद्र सरकार ने डेवलप किया हो तो बताइए, एक औद्योगिक केंद्र कोई डेवलप किया हो तो बताइए, कोई एक बड़ा उद्योग डेवलप किया हो तो बताइए। इसी नोट पर इस डिबेट को यहाँ पर इसी नोट पर खत्म करते हैं कि भाषण क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, ये अब गई बात हो गई। अब क्या करेंगे इस पर फोकस रखना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि और जो उन्होंने कहा कि अब चुनाव के नतीजों से ज्यादा देश का ख्याल रखना है और उत्तर प्रदेश के लोगों का ख्याल रखना है। देखते हैं कि क्या किस तरह से आगे अब ये सरकार आती है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन उत्तर प्रदेश में आता है। इस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए। नमस्कार।